दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और अंधेरे का बादशाह। ये कुर्कबांडी कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी होती है इनकी। तो पढ़ते हैं। अंधेरा का बादशाह। एक रात जब कुर्कबांड और मोटू गहरी नींद सोए हुए थे तो अचानक उनके कमरे में खिड़की के रास्ते एक साया प्रविष्ट हुआ। खर। वह साया बॉन्ड के सिराने पहुंचकर भयंकर हंसी ऐसा ही। आज मैं तेरा लहू पी जाऊंगा मेरे आका के दुश्मन ही। खर। हंसने के साथ ही उसके चेहरे पर बड़े बड़े बुरके से दो पैने रক্তিम दांत बाहर की ओर निकलने लगे। ही खूब सो। वैसे भी यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नींद है ही। उसके दोनों दांत जब कटार की तरह पूरी लंबाई में निकल आए तो वह गहरी नींद सोए कुर्कबान की गर्दन पर झुक गया। खर। तभी न जाने कैसे मोटू की नींद टूट गई। खर। आई मेरी नींद कैसे टूट गई? ओ शायद कोई खटका हुआ था। नहीं, शायद बांड भैया के तेज खराटों से ही मेरी नींद टूटी है। खर। बड़बड़ाते हुए मोटू ने अपनी निगाहें बांड के पलंग की ओर घुमाई। उप कैसे भयानक खराटे हैं बॉन्ड भैया है। बॉन्ड भैया के पास वह साया कौन है? खर। उस साय को देख मोटू की आंखें न केवल फट पड़ी बल्कि वह स्प्रिंग की तरह उछलकर बिस्तर पर बैठ गया। अरे बाप रे, वह तो कोई भूत मालूम पड़ता है और शायद बॉन्ड भैया का खून पी रहा है। अगले पल वह पूरी शक्ति से चीख उठा, भूत बचाओ। मोटू की चीख सुनकर बुरकापोश साया सीधा हो गया। ओ जल्दबाजी में मैंने इसकी ओर तो ध्यान ही नहीं दिया, जबकि मुझे यहाँ थे ही सर्वप्रथम इसी को बेहोश करना था। भूत बचाओ बचाओ। तभी बाहर से दौड़ते कदमों की आवाजें आने लगी। ठक ठक ठक। भूत भूत। ओ इस मूर्ख ने सब गड़बड़ कर दिया। अब मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, फिर निपटूंगा इन दोनों से। भूत। तभी मोटू जो कि वैसे अपने बिस्तर पर उछल कूद रहा था जोक में उस साए पर गिर पड़ा। धड़ाम। हाय हाय। अरे उस साए ने आओ देखा न ताओ एक जोरदार गुस्सा मोटू के थोबड़े पर धर दिया। दूर हट कमबख्त, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। धड़ाक। आय मर गया। और जैसे ही मोटू उछलकर धड़ाम से फर्श पर गिरा वह साया खिड़की पर चढ़कर बाहर निकल गया। हाय मर गया, बचाओ भूत भूत। अरे मोटू अनोखे, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। फूफा जी भूत, आंटी भूत भूत। थप थप। अबे सुअर, दरवाजा खोल। मोटू ने दरवाजा खोला और धमाका सिंह और कलावती से लिपट गया। भूत। अबे उल्लू के पट्टे, छोड़ मुझे। अरे बेटा छोड़ो मुझे। किसी तरह अपने आप को मोटू की गिरफ्त से छुड़ाकर कलावती ने सबसे पहले लाइट ऑन की। खर। फूफा जी बचाओ भूत भूत। अबे सुअर, ये मैं हूँ, भूत नहीं। जल्दी से नीचे उतर। खट। बड़ी मुश्किल से धमाका सिंह ने मोटू को अपने से अलग किया और उसे लेकर कमरे के अंदर पहुंच गया। लगता है जिस मूर्ख की बजाय तूने कोई भयानक सपना देखा है। खर। नहीं नहीं फूफा जी, मैंने सचमुच का भूत देखा है। हफ। विश्वास नहीं है तो मेरा चेहरा देख लीजिए। उस भूत ने भागते हुए मुझे एक जोरदार गुस्सा भी मारा था। ओह हाँ, जिसका चेहरा तो पूरी तरह सूजा हुआ है। शायद यह सच ही कह रहा है। तुम चुप रहो अनोखे की माँ, मुझे इससे बात करने दो। ठीक, आप इससे पूछे, मैं अनोखे को जगाती हूँ। समझ में नहीं आ रहा कितने शोर शराबे में भी यह अब तक कैसे सोया हुआ है। खर। बांड बेटे उठो उठो। हाँ बताओ तुमको कि क्या चक्कर है। खर। मोटू ने जो कुछ देखा था धमाका सिंह को जो का त्यों बता दिया, परंतु धमाका सिंह को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। परंतु इससे पहले कि वह मोटू से कुछ कहता बॉन्ड उठ गया। क्या बात है मम्मी, आप लोगों ने शोर कैसा मचा रखा है? बेटा तुम्हारे कमरे में भूत आया था। क्या? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। वो देखो, उस भूत ने मोटू की क्या दुर्गति बना दी है। बॉन्ड तुरंत मोटू के पास पहुंच गया। क्यों बे, क्या श्याम को भांग छान ली थी तूने, जो बिना सिर पैर की उड़ा रहा है? ये लो, तुम भी मेरी बात के को मजाक समझ रहे हो। लो देखो, कहकर मोटू ने अपना सूजा हुआ चेहरा ऊपर उठा लिया था। भाई तुम्हारा चेहरा देखकर तो सचमुच ऐसा ऐसा ही लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे चेहरे पर सचमुच थोड़ा मार दिया हो। लेकिन तभी कलावती बोल उठी, बॉन्ड बेटे, यह तुम्हारे गले से खून कैसा बह रहा है? खून? बॉन्ड ने गले पर हाथ फेरा तो उसका हाथ खून से सन गया। अरे मेरी गर्दन पर यह खून कहाँ से आया? बॉन्ड भैया, मेरी बात का विश्वास करो, यह काम उसी भूत का। मैंने उसे तुम पर ही झुके देखा था। शायद वह तुम्हारा खून पी रहा था। मोटू की बात सुनकर बॉन्ड तुरंत शीशे के सामने पहुंच गया और शीशे में गौर से देखने पर उसे अपनी गर्दन पर वास्तव में दो बड़े बड़े छिद्र दिखाई दिए जिनसे अभी भी खून रिस रहा था।
ओह, तो क्या ये दांतों के निशान वास्तव में किसी भूत के हैं? उन छिद्रों को देखकर दमागा सिंह और कलावती भी बुरी तरह भयभीत हो उठे थे। हे भगवान, तो क्या सचमुच ही हमारे घर में भूत आया था? हे बजरंग बली, हमारी रक्षा करो। उस भूत ने हमारे घर का रास्ता कैसे देख लिया? उधर शहर के बाहर बने कब्रिस्तान पर वह बुर्कापोश साया कब्रों को लांघता हुआ एक तरफ बढ़ा चला जा रहा था। अंत में वह एक लंबी चौड़ी कब्र के पास जाकर रुक गया। वह कब्र वहां पर बनी कब्रों में सबसे पुरानी लग रही थी। उस कब्र के निकट पहुंचकर साय ने सतर्कता से चारों ओर निगाहें दौड़ाई। आसपास कोई नहीं, मुझे दरवाजा खोलना चाहिए। अगले पल उसने अपने वस्त्र के अंदर हाथ डालकर एक चौकोर सा छोटा सा बॉक्स निकाल लिया। ही ही ही, खुल जा सिम सिम, कहने के साथ ही उसने बॉक्स में लगा एक बटन दबा दिया। तुरंत एक हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ उस कब्र के ऊपर का चबूतरा एक तरफ सरकने लगा। गड़गड़। जल्दी उस कब्र के स्थान पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगी और वह साया आराम से सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां खत्म होने पर एक लंबी सी सुरंग दिखाई देने लगी जो अंधकार में डूबी हुई थी। शायद द्वारा अंतिम सीढ़ी से कदम हटाते ही कब्र का दरवाजा पुनः बंद होने लगा। गड़ गड़ गड़। लगभग 5 मिनट तक चलते रहने के पश्चात साया एक सपाट दीवार के निकट पहुंचकर रुका और उसने हाथ में थमे बॉक्स का फिर एक बटन दबाया। खट। तुरंत वह दीवार भी एक तरफ सरकने लगी। गड़ गड़। दूसरी तरफ लंबा चौड़ा हॉल बना हुआ था जिसमें चारों तरफ वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए थे और उनमें पर्याप्त रोशनी हो रही थी। बुर्कापोश के उस हॉल में प्रविष्ट होते ही दीवार फिर अपनी जगह वापस आ गई थी। मेरे आका, कहाँ हो तुम? गड़ गड़। उसी हॉल के एक कोने में, मेरे आका कहाँ हो तुम? वो लगता है मेरा शैतान आ गया है। वह भयानक किस्म का इंसान जो कि शायद किसी प्रयोग में मगन था तुरंत सारे काम छोड़कर बुर्कापोश से मिलने चल पड़ा। जरूर वह बॉन्ड की लाश लाया होगा। आह, आज की रात मेरे लिए कितनी खुशी की रात है। सिगरी। स्वामी को सेवक अंधेरे के बादशाह का नमस्कार। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था शैतान काल का। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था, क्या तुम वह काम पूरा कराए? कहा मेरे दुश्मन कुर्बान की लाश? उत्तर में बुर्कापोश ने अपना सिर झुका लिया। तुम खामोश क्यों हो शैतान? जवाब दो। कहा मेरे दुश्मन की लाश? क्षमा करे मेरे आका, मैं उसे मारने में असफल रहा। क्या? यह तो तुम क्या कह रहे हो शैतान? अब तक मैं तुम्हें जिस जिस किसी भी काम के लिए भेजा तुम उसे पूरा करके ही लौटे हो। अब तक मेरे आदेश पर तुम न जाने कितने स्त्री पुरुष व बच्चों की लाशें मेरे लिए लेकर आते रहे हो। फिर आज तुम्हें क्या हुआ? क्या आज तुम्हें इंसान का मांस खाने और खून पीने की ललक नहीं उठी थी? ऐसी बात नहीं है मेरे आका, दरअसल मेरी एक छोटी सी लापरवाही ने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। कहकर बुर्कापोश ने सारी बात बता दी। उस नर पिशाच की सारी बात सुनकर वह भयानक इंसान चिंतित हो उठा। यह बहुत बुरा हुआ अंधेरे बादशाह। बॉन्ड का बच जाना अब हमारे लिए सिरदर्द बन जाएगा। जब उसे सारी बात का पता चलेगा तो वह न केवल सतर्क हो जाएगा बल्कि वह यह भी जानने की कोशिश करेगा कि उसकी जान लेने की कोशिश किसने की थी और उसकी जान लेने वाला वास्तव में कोई भूत प्रेत है या इसके पीछे कोई इंसानी ताकत है। तुम चिंता मत करो मेरे आकाश, तो वह मेरे हाथों मरने से जरूर बच गया है, लेकिन कल रात वह हरगिज नहीं बचेगा। नहीं, अब मैं दोबारा तुम्हें उसके घर भेजकर तुम्हें और शाम को खतरे में नहीं डालूंगा। वह बहुत ही चालाक और खतरनाक इंसान है। तो क्या तुम उसे जिंदा छोड़ दोगे मेरे मालिक? नहीं, बल्कि उसे किसी और तरीके से मौत के घाट उतारने का प्रयत्न करूंगा। अब तुम अपने भोजनालय में जाओ और भोजन करके आराम से सो जाओ। जो आज्ञा। बुर्कापोश अंधेरा बादशाह एक तरफ चल पड़ा था। इससे पहले कि कुर्बान असलियत समझ पाए, मुझे उसे हर कीमत पर मौत के घाट उतार देना होगा, वरना मेरे दिल के अरमान अधूरे रह जाएंगे, मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। उधर बुर्कापोश ने एक दूसरी दीवार के पास पहुंचकर बॉक्स में लगा छोटा सा बटन दबाया। वह दीवार भी एक तरफ सरकती चली गई। गड़ गड़ गड़। और फिर जो दृश्य सामने आया उसे यदि मजबूत से मजबूत कलेजे का इंसान भी देख लेता तो शायद गस खाकर गिर पड़ता, जबकि वह पिशाच वहां का दृश्य देखकर किलकारी मार उठा था। ही 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 ही। वहां 20 छोटे बड़े स्त्री पुरुषों के शव बकरों के समान लटक रहे थे। कुछ देर तक उन शवों को निहारते रहने के पश्चात बुर्कापोश ने अपने शरीर से बुर्का उतार फेंका। अब अगर कोई उसे देख लेता तो निश्चित रूप से चीख उठता। ही ही ही। चप चप, बहुत भूख लगी है। फिर उस शैतान ने एक इंसान के शव को हैंगर से उतारा और चप्पर चप्पर खर्र। अगले दिन सुबह बॉन्ड मोटू के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा।
बॉन्ड बेटे, तुमने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है वह बहुत ही विचित्र और अविश्वसनीय है। मैं नहीं समझता कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भूत और प्रेत भी होते होंगे। होते हैं अंकल, होते हैं। आप विश्वास करें या न करें, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बॉन्ड भैया द्वारा सताया गया कोई व्यक्ति बनने के बाद भूत बनकर बॉन्ड भैया से बदला लेने हमारे घर आया होगा। अबे चुप कर चमगादड़ के दुम छल्ले। अंकल, आप इस उल्लू की दुम की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मुझे तो यह किसी आदि मुजरिम की घात लगती है। आप तो जानती हैं, मुझ मान जासूस के इस शहर में ही क्या, पूरे देश में बल्कि विदेशों तक में हजारों दुश्मन पैदा हो चुके हैं। यानी तुम्हें संदेह कि यह काम तुम्हारे किसी ऐसे दुश्मन का है जो तुम्हारे द्वारा कभी मात खा चुका है। आप बिल्कुल ठीक समझे अंकल। यदि तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि उसे तुम्हें भूत बनकर डराने या मारने की क्या जरूरत थी। वह सीधे सीधे भी तुम्हारी हत्या का प्रयास कर सकता था। हाँ, यह बात विचारणीय है। फिर अंकल, फिलहाल तो मेरी खोपड़ी इस प्रश्न पर ज्यादा सोच विचार करने के मूड में नहीं है, इसलिए मैं चलता हूँ। बाकी मेरे केस पर काम करना अब आपका काम है। ठीक है, मैं अपनी ओर से इस कांड की छानबीन करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन बॉन्ड और मोटू उठकर जैसे दरवाजे की ओर बढ़े। अरे हाँ कुर्बान बेटे, एक मिनट। मैं तुम्हें यह बात बताना तो भूल ही गया कि आजकल शहर के लगभग तीनों कब्रिस्तानों से लाशें चोरी होने या गायब होने की शिकायतें मिल रही हैं। क्या अंकल, अब तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बॉन्ड भैया खून पीने आया भूत उन्हीं लाशों में से किसी का होगा। बकवास करे हो तुम। कहीं मेरा मामला इस मामले से तो संबंधित नहीं? अंकल, इस किस्म की खबरें मैंने अखबार में तो नहीं पढ़ी। एक तो इस तरह की मिली शिकायतों को एक माह से ऊपर नहीं हुआ है। दूसरे, हमने जानबूझकर यह खबर अखबार वालों से छिपाई है ताकि शहर में किसी किस्म की दहशत न फैलने पाए। अच्छा हुआ अंकल जो आपने यह बात मेरे कानों में डाल दी। अब मैं अपने तरीके से इन घटनाओं की जांच करूंगा। आखिर लाश जाती कहाँ होगी? कोई तो कब्र खोदकर उन्हें चुराता होगा। बिल्कुल। तब तो अपने तीनों कब्रिस्तानों पर पुलिस का खुफिया पहरा लगाया होगा। हाँ, लेकिन अभी तक लाशों के चोरों को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। इसका मतलब है लाशों के चोर अत्यंत ही चालाक हैं, ऐसा ही मालूम पड़ता है। अच्छा अंकल, एक बात बताइए कि सबसे पहले आपको लाशों की चोरी के बारे में कैसे पता चला? सबसे पहले वीरगंज के पुलिस दल को ही इस चोरी यानी लाश के गायब होने के बारे में पता चला था। दरअसल वीरगंज थाना इंचार्ज को एक अज्ञात फोन मिला था कि वीरगंज के कब्रिस्तान में शहनाज नाम की जिस औरत को दफनाया गया है वह अपनी मौत नहीं मरी बल्कि उसे सुनियोजित तरीके से मारा गया है। अतः पुलिस दल तुरंत वीरगंज के कब्रिस्तान पहुंचा और जब उन्होंने उस कथित औरत की कब्र खुदवाई तो उन्हें वह कब्र बिल्कुल खाली मिली। और उसके बाद तो और लोगों की शिकायतों का भी तांता लग गया। अब तक आपके थाने में कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं? कम से कम 12 शिकायतें तो होंगी। यानी आपके इलाके में कब्रिस्तान से इस तरह एक माह में लगभग 12 लाशें गायब हो चुकी हैं या की जा चुकी हैं। हाँ, तब तो यह किसी बड़े गैंग का काम होगा और हो सकता है वह गैंग लाशों का व्यापार करता हो। खैर, अब मैं चलता हूँ। यदि छानबीन के दौरान मुझे कुछ मालूम हुआ तो मैं आपको अवश्य सूचित करूंगा। ठीक है। बॉन्ड मोटू के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर निकल आया। बॉन्ड भैया, तुम्हारी रिपोर्ट तो दर्ज होगी, अब कहाँ चलने का विचार है? पहले किसी होटल में चलकर डटकर खाना खाएंगे, फिर आधी रात तक डटकर सोएंगे। वाह। और आधी रात के बाद सुबह तक तुम्हें शहर के बाहर बने कब्रिस्तान में अकेले पहरा देना होगा। हाय मर गए। और उस रात लगभग 11 बजे तुम यहीं कहीं छिपकर यहाँ की निगरानी करना। बाई बाई और अजय की लाश दफनाई गई है, अतः तुम्हें देखना कि उस कब्र को खोदने कौन आता है। समझ गए ना? मैं तो सब कुछ समझ गया बॉन्ड भैया, लेकिन मुझे अकेले को इस भूत प्रेत की बस्ती में छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं दूसरे कब्रिस्तान जा रहा हूँ। तभी खबरदार, तुम दोनों जाओ, वहीं रुक जाओ। ओ कौन? अरे बाप रे, भूत। मुंह से आवाज मत निकालो वरना गोली मार दूंगा। नहीं निकालेंगे भैया, लेकिन यह तो बता दो कि तुम हो कौन। हाथ ऊपर उठाओ, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिना किसी संकोच के गोली मार दूंगा। बॉन्ड और मोटू ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। अब बताओ भैया कि तुम कौन हो? ही, मैं हूँ हवलदार तोपचंद और मुझे तुम लाशों के चोरों को गिरफ्तार करने के लिए ही यहाँ तैनात किया गया है। धत तेरी की।
उस रिवॉल्वरधारी का परिचय जानकर मोटू और बांड ने हाथ नीचे गिरा दिए। हवलदार साहब, आपने अपना परिचय तो दे दिया, अब हमारा परिचय भी जान लीजिए। मैं हूँ प्राइवेट जासूस कुर्कबांड और यह है मेरा असिस्टेंट मोटू। क्या? यह देखे कमीशन साहब द्वारा जारी किया हुआ मेरा परिचय पत्र। ओह! बॉन्ड का परिचय पाकर हवलदार तोपचंद बुरी तरह जेब गया। फिर बॉन्ड उन्हें कुछ समझाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। अजीब काम है, अपने कातिल को ढूंढने की बजाय मैं लाशों के चोरों के चक्कर में उलझ गया हूँ। खैर, वक्त आने पर अपने कातिल से भी निपटूंगा। बॉन्ड कुछ दूर तक पैदल पैदल ही आगे बढ़ता रहा। उसने जानबूझकर कब्रिस्तान से कुछ दूर ही अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी ताकि उसके इंजन की आवाज लाशों के चोरों को सतर्क न कर दे। अब मुझे जल्द से जल्द सीमापुरी कब्रिस्तान पहुंचना है। और कुछ ही क्षणों पश्चात बॉन्ड की मोटरसाइकिल शहर के बाहर की ओर उड़ी चली जा रही थी। उधर उसी रात लगभग 1 बजे कब्रिस्तान के नीचे। अंधेरे के शैतान, तुमने मेरी सारी बातें ध्यान से सुन ली है ना? हाँ मेरे आका, मुझे सेठ जमुना प्रसाद के घर जाना है और उससे 1 किलो सोना लाना है। बिल्कुल, यह हमारी 7वीं किस्त होगी। पहले यह किस्त लाने का काम मैं खुद करता था, लेकिन आज मैं व्यस्त हूँ, इसलिए तुम्हें इस सेठ जमुना प्रसाद के पास भेज रहा हूँ। तुम सावधान रहना। तुम जरा भी चिंता मत करो स्वामी, 1 किलो सोना तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ठीक है, जाओ, लेकिन जाना पिछले मार्ग से ही। सामने वाले मार्ग पर पुलिस की खुफिया निगाहें जमी हुई है। अब हमें हर काम बड़ी होशियारी के साथ करना होगा। मैं सब जानता हूँ स्वामी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। प्रेत वहां से निकलकर एक सुरंग में पहुंच गया और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। लगभग 10 मिनट तक चलने के पश्चात वह रुका और उसने एक तरफ की दीवार पर लगा एक बटन दबा दिया। तुरंत एक हल्की सी आवाज के साथ उसके सिर के ऊपर एक चौकोर सा स्थान रिक्त हो गया। सब ठीक ही मालूम पड़ता है। प्रेत ने एक उछाल भरी और उस रिक्त स्थान से बाहर निकल आया। उस सुरंग का दहाना एक उबड़ खाबड़ वीराने में निकलता था। सुरंग का मुंह बंद करने के बाद वह तेज कदमों से एक तरफ चल पड़ा। शीघ्र ही वह चलता हुआ कुछ पेड़ों की ओट में खड़ी कार के निकट पहुंच गया। 1 किलो सोना तैयार कर लो सेठ, मैं आ रहा हूँ। शीघ्र ही कार स्टार्ट होकर शहर की ओर दौड़ पड़ी। शहर में सेठ जमुना प्रसाद की कोठी के एक कमरे में टन टन 12 बज गए। डॉक्टर जिब्राल्टो अब आने ही वाला होगा। तुम लोग जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है। आज वह डॉक्टर गिरवाल्टो आएगा तो जिंदा, लेकिन वापस जाएगा उसका मुर्दा। हाँ, आज मैं हर कीमत पर उस शैतान से छुटकारा पा लेना चाहता हूँ। कमबख्त 6 माह में मुझसे 6 किलो सोना ले चुका है, परंतु आप उसे इतना सोना देते ही क्यों हैं सेठ जी? अब तुम लोगों से क्या छिपाना, तुम लोग अपने ही हो, इसलिए बता देता हूँ। डॉक्टर गिरवाल्टो एक मशहूर वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक खतरनाक व कुख्यात मुजरिम भी है। आज से 2 साल पहले जमीन जायदाद के लालच में मैंने उससे अपने भाई का खून करवाया था और उसके एवज में मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए थे। उसने मेरे भाई को इस तरह मारा था कि किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ था। डॉक्टर, तुमने मेरा काम कर दिया और मैंने तुम्हारा। अब तुम यहाँ से चले जाओ। जरूर जाऊंगा सेठ, किंतु इस लाश के साथ। क्या मतलब? मतलब यह सेठ जी कि मुझे अपने प्रयोग के लिए एक ताजा लाश की सख्त जरूरत है और तुम्हारे भाई को मरे कुछ ही वक्त बीता है। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है? जब मुझसे लोग बाग भाई की लाश के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मैंने सब प्रबंध कर लिया है सेठ जी। मैं तुम्हारे भाई की ताजा लाश ले जाऊंगा और इसकी जगह की किसी और की लाश तुम्हें दे जाऊंगा। उस लाश पर तुम्हारे भाई के चेहरे का ही मेकअप होगा। बस तुम अपने रिश्तेदारों के साथ इसका अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम करके अपना काम चला लेना। ओह! मुझसे कुछ कहते नहीं बन पड़ा। वह मेरे भाई की लाश को कंधे पर डालकर कमरे से बाहर निकल गया। कोठी से बाहर निकलने के लिए उसने पिछला मार्ग चुना था। कोठी के बाहर उसकी कार खड़ी थी, उसमें किसी और की लाश थी। शीघ्र ही वह उस अज्ञात व्यक्ति की लाश को लेकर मेरे पास पहुंच गया। लो सेठ, संभालो अपने भाई की लाश को। कमाल, इसका डील और चेहरा बिल्कुल मेरे भाई जैसा ही लगता है। वह चला गया और मैं निश्चिंत होकर अपने भाई की मौत के विलाप में जुट गया। हाय हाय, अरे मेरे छोटे भाई को क्या हो गया? अरे कोई देखो रे। किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ और मैं अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी और धन दौलत का इकलौता वारिस बन गया और आराम से रहने लगा। इस तरह 1 साल बीत गया, लेकिन 1 साल बाद डॉक्टर गिरवाल्टो अचानक मेरे सामने आ दमका और काफी कहा सुनी के बाद।
सोच लो सेठ जी, मुझे 1 किलो सोना चाहिए। यदि नहीं दोगे तो तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठोगे। बकवास मत करो और चले जाओ यहाँ से। सेठ, यह मत समझना कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है और मेरी कैद में है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने तो उसे खुद मारा था। हा हा हा। मारा था, और शायद तुम्हें याद हो कि मैं उसकी लाश को उसी समय अपने साथ ले गया था। लेकिन क्यों? इसलिए कि उसे जिंदा कर अपने काम के लायक बना सकूं। यदि तुम्हें मेरी इस बात पर विश्वास न हो तो कल मैं तुम्हारे भाई और पुलिस दोनों को साथ साथ लेता आऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे भाई को मुझसे दूर रखो। मैं तुम्हें 1 किलो सोना देने के लिए तैयार हूँ। और मैंने मैं भी तो अगर उसे 1 किलो सोना दे दिया। और तब से आज तक वह 6 बार मुझसे एक एक किलो सोना ले चुका है। और आज 7वीं बार आ रहा है। लेकिन सेठ जी, वह डॉक्टर 1 किलो सोने का करता क्या है? यह मैं नहीं जानता। बस मैं तो भी यह जानता हूँ कि आज उसका किस्सा हर हर हालत में खत्म हो जाना चाहिए। निश्चिंत रहिए सेठ जी। आज वह हमारे हाथों से बचकर नहीं जा पाया। तभी बड़े जोर से कमरे की खिड़की के दोनों कपाट खुल गए और खटाक। अरे बाप रे, है भूत को कौन? ही ही ही। तो तुम लोग मेरे स्वामी डॉक्टर गिरवाल्टो को मौत के घाट उतारने की योजना बना रहे थे। उफ। उफ नहीं। बको मत, मैं तुम लोगों की बातचीत अपने कानों से सुन चुका हूँ। इसलिए अब सबकी मौत मेरे हाथों निश्चित है। अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो? खत्म कर दो इस शैतान को तुरंत ही। धाए धाए। ही ही, मूर्खों, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, जबकि मैं तुम सबका खून पी जाऊंगा। अगले पल प्रेत ने उन पर आक्रमण किया। खटाक शुम उफ। फिर प्रेत के लंबे व पहने नाखूनों ने सेठ के बदमाशों के पेट फाड़ने शुरू कर दिए। गुप। ही ही, खचाक आह। पलक झपकते ही सेठ के चारों बदमाशों की खून से सनी लाशें फर्श पर पड़ी थी और सेठ प्रेत की गिरफ्त में था। मुझे छोड़ दे। ही नहीं। और फिर प्रेत ने पूरी शक्ति से सेठ को दीवार पर फेंक मारा। खटाक आह। सभी को मरा समझ प्रेत ने इत्मीनान से सोने के बिस्कुटों से भरा बैग उठाया और जैसे खिड़की के रास्ते आया था वैसे ही वापस लौट चला। अगले दिन सुबह 9 बजे के लगभग जब मोटू और कुर्कबांड अपनी कब्रिस्तान की ड्यूटी खत्म करके अपने कमरे में पहुंचे, टेलीफोन की घंटी बज उठी। टेन टेन। सत्यानाश हो टेलीफोन बनाने वाले का। कमबख्त ने ऐसी चीज बनाई है कि यह समय बेसमय टरा उठता है। अबे मरा क्यों जा रहा है? मैं देखता हूँ, तू जाकर सो जा। उनके घर फोन लगे 2 माही हुए थे। हेलो, कुर्कबांड स्पीकिंग। बेटे, मैं तुम्हारा अंकल पटाखा सिंह बोल रहा हूँ। कहाँ थे तुम दोनों? मैं कई बार तुम्हें फोन कर चुका हूँ। मैं और मोटू दोनों ही रात से कब्रिस्तान की खाक छान रहे थे और अभी भी घर वापस लौटे हैं। ओह, कुछ पता चला लाशों के चोरों का? नहीं अंकल, न कुछ पता चला और न ही कोई सूत्र हाथ लगा। बस दोनों ही कब्रिस्तान में सारी रात झक मारते रहे। खैर, आप बताइए, आपने सुबह सुबह फोन करने का कष्ट क्यों किया? सुनो बॉन्ड बेटे, रात सेठ जमुना प्रसाद और उनके कुछ साथियों को एक प्रेत ने खून कर दिया है। क्या? दूसरी ओर से पटाखा सिंह ने सारी बात बताते हुए कहा। सेठ के एक आदमी ने मरने से पहले मुझे सिर्फ इतना बताया था कि उन सबका खून एक प्रेत ने किया था, परंतु प्रेत के बारे में बताने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। ओह अंकल, कहीं यह प्रेत वही तो नहीं जिसने रात को मेरा खून पीना? मेरा मतलब है कि मुझे मारने की कोशिश की थी। अब मुझे भी यही संदेह है। इसका मतलब यह हुआ कि वह प्रेत जो भी है वह स्वयं कुछ नहीं कर रहा, बल्कि किसी के लिए या किसी के कहने पर काम कर रहा है। क्या मतलब? आपको मैं बाद में समझा दूंगा अंकल। फिलहाल आप जल्दी से अपनी गार्ड गार्ड लेकर शहर वाले कब्रिस्तान में पहुंचिए। वहां कल शाम एक लाश दफन की गई थी। आप तुरंत उस कब्र को खुदवा कर देखिए कि वह लाश वहां मौजूद है या नहीं। ठीक है? लाश वहां हो या न हो, मुझे फोन करना न भूलिएगा अंकल। ठीक है? और जब बॉन्ड फोन बंद कर अपनी बिस्तर पर पहुंचा तो मोटू के खराटे गूंजने लगे थे। खर्र। ले ले खराटे बेटा, आज रात फिर तेरे से कब्रिस्तान में गधे बिकवाऊंगा। थोड़ी देर में बांड के भी खराटे गूंजने लगे, लेकिन ठीक 3 घंटे बाद ट्रेन ट्रेन खर्र और बॉन्ड की नींद टूट गई। ट्रेन ट्रेन। शायद पटाखा अंकल का फोन है। यस कुर्कबांड हियर। बेटे, मैं पटाखा सिंह। तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि कल शाम कब्रिस्तान में दफना गई लाश कब्र में नहीं मिली है। मुझे आपकी बात सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ अंकल। मुझे पहले ही संदेह था कि लाश अब तक गायब कर दी गई होगी।
लेकिन पुलिस के गुप्तचरों ने तो रात को किसी को कब्र खोदते या उसके पास जाते नहीं देखा था। फिर तुम्हारे कहने के मुताबिक मोटू भी उसी कब्रिस्तान में मौजूद था। अंकल, लाश कब्र से सुबह भी तो निकाली जा सकती है। ओ, इस वो तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि हमने तो पहरा सिर्फ रात के वक्त ही लगाया हुआ है था। तो पहरा दिन के समय में भी चालू कर दीजिए। ओके बाय। बॉन्ड ने संबंध विच्छेद किया और पुनः बिस्तर में घुस गया। उधर सुबह एक कब्रिस्तान के नीचे। उठो उठो है अंधेरे के शैतान, दिन निकल चुका है, तुम्हारा भोर का नाश्ता तैयार है। सिगरी प्रेत की नींद खुली। नमस्कार स्वामी, मेरे लिए क्या हुक्म है? तुमने रात आकर मुझे रिपोर्ट नहीं दी थी शैतान। जिस समय मैं वापस लौटा था उस समय आप सो रहे थे स्वामी, और मैंने आपके आराम में दखल देना उचित नहीं समझा था। अगर तुम मुझे जगह देते तो अच्छा ही रहता। खैर, तुम यह बताओ कि जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था उसका क्या हुआ? मैं सोना ले आया हूँ स्वामी, उस बैग में रखा है। गुड। परंतु स्वामी, मुझे सेठ जमुना प्रसाद और शेख गुर्गो को खत्म कर देना पड़ा, क्योंकि वे आपको मारने की योजना बना रहे थे। फिर प्रेत ने डॉक्टर को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर, तुमने जो किया वह ठीक किया शैतान। मुझे जितना सोना चाहिए था मिल गया है। अब मुझे सेठ जमुना प्रसाद की जरूरत नहीं रह गई थी। स्वामी, यदि आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आप इस सोने का क्या करते हैं? पहले मैंने सोने से तुम्हें तैयार किया था, अब तुम्हारी पत्नी को तैयार करने यानी जीवित करने जा रहा हूँ। क्या कहा? मेरी पत्नी? हाँ, तुम्हारी पत्नी एक प्रेत। तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं आएगा। चलो, मैं तुम्हारी भावी पत्नी को तुम्हें दिखाता हूँ। इस समय तो वह बेजान है, परंतु मैं उसे रात रात तक अवश्य जीवित कर दूंगा। ओह! और फिर डॉक्टर उसे अपनी प्रयोगशाला में ले गया। यह रही तुम्हारी होने वाली पत्नी। बस मुझे इसके मस्तिष्क में एक कंप्यूटर फिट करना है, जिससे यह तुम्हारी तरह मेरी बात सुन और समझ सके और मेरे अनुरूप कार्य कर सके। और वह कंप्यूटर मैं उसी सोने से तैयार करूंगा जो तुम लाए हो, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी भावी पत्नी को मैं आज रात तक जिंदा कर लूंगा। हाँ हाँ, उसके बाद तुम दोनों मिलकर मेरे लिए काम करोगे, और फिर मैं इस शहर में ही क्या पूरे हिंदुस्तान में तुम दोनों के द्वारा हंगामा मचा दूंगा। दुनिया मेरे नाम से कांपेगी। हा हा हा। मैं जुर्मों का बादशाह बन जाऊंगा। तब मैं जो चाहूंगा, जिसे चाहूंगा हासिल कर सकूंगा। हा हा हा। सब मेरे कदम चूमेंगे। हा हा हा। सब मुझे आज का भगवान समझेंगे, मेरी पूजा करेंगे। हा हा हा। और शैतान और शैतान जी और शैताननी, यानी तुम दोनों से पैदा होने वाली संतानें, हा हा हा, उसके बारे में तुम मुझसे पूछो ही मत तो अच्छा होगा। हा हा हा। बस इतना समझ लो, शैतान की भगवान के रूप में वह मेरी सृष्टि होगी। आप महान है स्वामी। हाँ, मैं मानू, वास्तव में मानू। अब यह बात उस छोकरे कुर्कमांड को भी माननी होगी। आखिर आपकी कुर्कमांड से क्या दुश्मनी है स्वामी? वही जो एक चोर की कानून से होती है। मैं एक मुजरिम हूँ और वह कानून का रखवाला है। आज से 5 साल पहले जुर्म और कानून के मध्य एक लड़ाई हुई थी, यानी मेरी और कुर्कमांड की। धड़ाक आ। लेकिन उस युद्ध में कुर्कमांड की जीत हुई थी। उसने मुझे जिंदा आग में झोंक दिया था। आह आई हा हा हा। बॉन्ड तो मुझे मरा ही समझ बैठा होगा, लेकिन मैं जिंदा हूँ। मैं किसी तरह उस आग से जलकर मरने से बच गया था, परंतु जलने से मेरी यह दशा हो गई। मैं बदसूरत हो गया। तब से मैं कुर्कमांड से बदला लेने की फिराक में हूँ शैतान। और मैं चाहता हूँ कि आज रात जब मैं उस प्रेतनी यानी तुम्हारी भावी पत्नी को जीवित करूँ, तो सबसे पहले से कुर्कमांड का ही ताजा ताजा खून पीने को मिले। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी स्वामी। मैं आज रात ही उसे उसके घर से उठा लाऊंगा। गुड। यह बहुत अच्छा रहेगा। आप जाओ, अपने भोजनालय में जाकर अपना अपना नाश्ता कर लो। वहां मैंने एक ताजा शिकार तुम्हारे लिए रख छोड़ा है। और प्रेत प्रसन्नता से उछलता कूदता अपने भोजनालय की ओर चल पड़ा। हो। उधर बॉन्ड और मोटू कब तक सोते रहे, इसका उन्हें होश ही नहीं था। रात हो चुकी थी और कमरे में भी दोनों के खराटे गूंज रहे थे। खर्र। तभी खुली खिड़की से प्रेत ने प्रवेश किया। कुछ ही क्षणों उपरांत अपने चेहरे पर हवा का दबाव महसूस कर सहसा बॉन्ड की आंखें खुल गई। कौन? आंखें खुलने के साथ ही उसका मस्तिष्क अपने ऊपर झुके हुए प्रेत को एकदम देखकर एकदम चैतन्य हो गया। तो तुम प्रेत मोटू? बॉन्ड ने चीखने के साथ ही एक जोरदार गुस्सा प्रेत के चेहरे पर जड़ दिया। धड़ाक। गुर्र। ओह! प्रेत को गुस्सा मारने से बॉन्ड का हाथ बुरी तरह झंझना उठा था। गो गो। गुर्र। उप इसका चेहरा है या लोहे की चादर? मेरी तो कलाई की हड्डी चटक गई लगती है। खर्र। मोटू,
इस बार बॉन्ड की चीख सुनकर मोटू की नींद खुल गई और अरे बाप रे भूत। इधर बॉन्ड ने सम को प्रेत के आक्रमण से बचाते हुए फिर एक गुस्सा उसके चेहरे पर जड़ दिया। अबे मोटू के बच्चे जल्दी से बत्ती जला। खटाक। आह। मोटू ने बिस्तर से उठकर स्विच बोर्ड तक पहुंचने और ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करने में देर नहीं लगाई। कमरे में प्रकाश के फैलते ही प्रेत ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढांप लिया और इसके साथ ही उसे कंठ से भयानक भयानक गुर्राटे निकलने लगी। मोटू मेरा रिवॉल्वर निकालो जल्दी, अभी लाया भैया। गुर्र। तभी प्रेत बिजली की सी तेजी के साथ खिड़की की ओर लपका। गुर्र। अबे वो भाग रहा, फायर कर। धाए धाए। मोटू ने प्रेत पर कई कई गोलियां चलाई लेकिन प्रेत पर गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रेत खिड़की से कूदकर बंदरों की तरह कुलाचे मारता हुआ पिछवाड़े की ओर दौड़ा और वैसे करिए एक ही छलांग में पिछवाड़े की दीवार फांदकर मुख्य सड़क पर पहुंच गया। बॉन्ड व मोटू उसके पीछे लगे हुए थे। वो वह तो कार की तरफ बढ़ रहा है, शायद वह उसी कार में आया है। देर मत कर, जल्दी से अपनी फटफटियां निकाल ला। ठीक है, कहकर मोटू भीतर की ओर दौड़ चला। इधर प्रेत ने कार के भीतर पहुंचकर कार स्टार्ट कर एक तरफ दौड़ा दी। उफ, कहीं कम वक्त हाथ से निकल न जाए। परंतु मोटू ने भी शायद जिंदगी में पहली बार गजब की फुर्ती दिखाई थी। बॉन्ड भैया मैं आ गया। वाह, यह हुई ना बात। फटफट। निकट आने पर बॉन्ड उछलकर मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर सवार हो गया और मोटू ने मोटरसाइकिल को पूरी रफ्तार से प्रेत की कार के पीछे दौड़ा दिया। लगभग 15 मिनट पश्चात वे लोग शहर की विभिन्न सड़कों को पीछे छोड़ते हुए शहर से बाहर निकल आए। बॉन्ड भैया ओह, प्रेत तो शायद शहर के बाहर बने पुराने कब्रिस्तान की ओर जा रहा है। हाँ, ऐसा ही लगता है। और सचमुच ही प्रेत ने कार पुराने कब्रिस्तान के बाहर रोकी और कार से उतरकर कब्रिस्तान के भीतर की ओर दौड़ता चला गया। वो देखो बॉन्ड भैया, वह भीतर भागा जा रहा है। मैं उसके पीछे ही जा रहा हूँ, तुम जाकर फटाफट पुलिस को बुला लो। और हाँ, यदि फोन पर पटाखा अंकल मिले तो उन्हें पेट्रोल साथ लाने के लिए कहना मत भूलना। बहुत अच्छा भैया। फिर बॉन्ड प्रेत के पीछे दौड़ पड़ा और मोटू ने मोटरसाइकिल वापस दौड़ा दी। उधर कब्रिस्तान के नीचे डॉक्टर गिरवाल्टो प्रेतनी को जीवित कर चुका था। मुझे भूख लगी है स्वामी, मुझे भोजन दो। चपर चपर। जल्दी तुम्हें भोजन मिलेगा मेरी गुलाम प्रेतनी। बस थोड़ा ठहरो, तुम्हारा होने वाला पति तुम्हारे लिए एक ताजा मुर्दे को लेकर आता ही होगा। हा हा। और उस मुर्दे का नाम होगा कुर्कबॉन्ड। तभी स्वामी स्वामी। अरे प्रेत तुम, क्या हुआ मेरे प्रेत, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? और वह मेरा जानी दुश्मन कुर्कबॉन्ड कहाँ है? वो जिंदा स्वामी और मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा है। क्या बक रहे हो तुम? यह ठीक ही कह रहा डॉक्टर है तो तुम यहाँ तक भी आ पहुंचे। हाँ, शायद तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है डॉक्टर। मैं तो समझा था कि तुम उस आग में जलकर भस्म हो चुके होगे, लेकिन आज तुम्हें जीवित देखकर मुझे वास्तव में बहुत हैरानी हो रही है। आखिर तुम बच कैसे गए? खैर उस दिन न सही, आज तुम मेरे हाथों अवश्य मरोगे। आज तुम मरोगे सुअर। मेरे गुलामों प्रेत और प्रेतनी, देख क्या रहे हो? शिकार तुम्हारे सामने, चीर फाड़ कर खा जाओ इसे। तुरंत प्रेत और प्रेतनी खुशी से किलकारी मारते हुए बॉन्ड की ओर बढ़े। बॉन्ड ने उन पर बेताशा फायरिंग कर दी। ही दाएं दाएं हु। बॉन्ड की गोलियों का प्रेत प्रेतनी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु ठीक उन दोनों के पीछे खड़े होने के कारण बॉन्ड के रिवॉल्वर से निकली कई गोलियां डॉक्टर गिरवाल्टो के शरीर में जरूर प्रवेश कर गई। दाएं दाएं। ओह। अब बॉन्ड ने वहां रुकना उचित न समझा और जिधर से आया था उधर ही दौड़ पड़ा। इन प्रेत प्रेतनी से अब मैं कब्रिस्तान में ही निपटूंगा। गुर्र। शिकारी बॉन्ड कई सुरंगों से होता हुआ एक कब्र रूपी गुप्त द्वार से कब्रिस्तान के ऊपर निकल आया। ओह बॉन्ड भैया, गुड़ तो मोटू पुलिस फोर्स ले आया। फिर मोटू आदि के निकट पहुंचकर बॉन्ड ने इंस्पेक्टर पटाका सिंह को संक्षेप में सारी बात बताई और बोला, अंकल डॉक्टर गिरवाल्टो को तो मैंने ठिकाने लगा दिया है, परंतु उसके प्रेत प्रेतनी अभी भी जिंदा है और आपको उन्हें खत्म करना है। कहाँ है वो? गुर्र हु। वो रे। ओह। अरे बाप रे, ये तो 1 से 2 हो गए। अंकल आप पेट्रोल लाए हैं? हाँ, पूरी गाड़ी लेता आया हूँ। गुड, तो इन दोनों पर जल्दी से पेट्रोल छिड़क कर यहीं इनकी चिता जला दीजिए, क्योंकि जहां तक मेरा विचार है सिवाय आग के इन पर और किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। गुर्र। ठीक है सिपाहियों, इन पर पेट्रोल छिड़को। गुर्र। तुरंत ही पटाखा सिंह के आदेश का पालन हुआ। गुर्र। ही ये तो मैं नहला रहे हैं। और शीघ्र एक सिपाही ने जलती हुई माचिस की तिल्ली उनकी ओर उछाल दी। परिणाम आशानुकूल ही निकला। ही आई।
कुछ ही देर में प्रेत प्रेतनी जलकर राख के छोटे छोटे ढेर में बदल गए। शुक्र है कि ये प्रेत प्रेतनी इतनी जल्दी खत्म हो गए, वरना डॉक्टर गिरवाल्टो इनके द्वारा हमारे देश पर न जाने क्या गजब ढा देता। जब आप नीचे जाकर डॉक्टर गिरवाल्टो की लाश और तहखाने में बनी उसकी प्रयोगशाला को अपने कब्जे में ले लीजिए, ठीक है। पटाखा अपने सिपाहियों के साथ गुप्त द्वार से डॉक्टर गिरवाल्टो की अंडरग्राउंड प्रयोगशाला में चला गया। बाण भैया, तुमने हमें डॉक्टर गिरवाल्टो के बारे में तो सारी बात बता दी, लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि डॉक्टर कब्रिस्तान से गुप्तचरों की आंखों में धूल झोंकर लाशें कैसे गायब किया करता था। हर कब्रिस्तान के नीचे उसने सुरंगें बना रखी है, उन्हीं सुरंगों द्वारा वह नीचे ही नीचे कब्र से लाशें निकाल लिया करता था। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर गिरवाल्टो काफी समय से इस शहर में कार्यरत था, यानी प्रेत लीला चलाने के चक्कर में था, परंतु बेचारा तुमसे उलझकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। मेरे विचार से तमाम कब्रिस्तान के नीचे नीचे सुरंगें बनाने में उसे 3-4 साल तो लग ही गए होंगे। और अगले दिन के तमाम समाचार पत्र फिर एक बार बॉन्ड और मोटू की प्रशंसा से भरे हुए थे। आज की ताजा खबर, कुर्बान का एक और महान कारनामा, डॉक्टर गिरवाल्टो अपने प्रेत प्रेतनी समेत मारा गया। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।